हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने आपकी 9वीं कक्षा का जो एसएसटी विषय है उसमें अर्थशास्त्र का जो पहला पाठ है पालमपुर गांव की कहानी, वो चैप्टर हमारा आज का विषय रहेगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। पालमपुर गांव। इस पाठ में जो पालमपुर गांव का नाम दिया गया है वो कोई एक्चुअल में कोई गांव नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक रूप में गांव का नाम लिया गया है। जो गांव है वो बिल्कुल छोटा सा गांव है। खेती गांव का मुख्य कार्य है। ज़्यादातर लोग खेती का काम करते हैं, इसके अलावा डेयरी, परिवहन, दुकानदारी वगैरह के काम भी करते हैं, लेकिन उनका जो मुख्य काम है वो खेती करना है। इसके अलावा गांव में से अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, परिवहन के साधन हैं, बिजली की, पानी की सुविधा है, और आसपास के जो दूसरे गांव हैं, कस्बे हैं, उनसे भी वो सड़क और परिवहन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इस गांव के अंदर 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है, एक स्वास्थ्य केंद्र भी है। अगर हम बात करें पूरे गांव की, तो गांव के अंदर 450 के आसपास परिवार रहते हैं। इनमें से जो 80 परिवार हैं वो ऊंची जाति के हैं। उनके अच्छे पक्के मकान हैं और अच्छे तरीके से उनका रहन सहन है, जीवन स्तर उनका अच्छा है। इसके अलावा जो 450 परिवारों में से 1/3 के आसपास अनुसूचित जाति के लोग भी रहते हैं। अनुसूचित जाति के लोगों का घर जो है गांव में एक तरफ है, और वो दलित परिवार हैं और वो गरीबी में जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा जो ये पाठ है, इस पाठ में जो मुख्य अगर हम कहें उद्देश्य जो रहा है वो विद्यार्थियों को उत्पादन के विषय में जानकारी देना है। तो उत्पादन क्या होता है, पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। उत्पादन का मतलब है किसी भी वस्तु के अंदर ऐसे गुण पैदा करना कि वो हमारे लिए उपयोगी बन जाए। यानी कि वस्तुओं में या कोई कच्चा माल है, उसके अंदर हम ऐसे गुण पैदा कर दें कि वो पहले हमारे लिए उपयोगी नहीं था और अब हमारे लिए वो उपयोगी बन गया, और वो अब हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ आपको कि भाई मिट्टी है, मिट्टी का कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन उसी मिट्टी से जब ईंटें तैयार कर दी जाती है, भट्ठे में पकाकर ईंटें तैयार कर दी जाती हैं, तो वो हमारे लिए उपयोगी बन जाती है। तो कच्चे माल के अंदर उपयोगी गुण पैदा करना, उपयोगी गुण, या हम कह सकते हैं कि उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगी गुण पैदा कर देना, वो उत्पादन कहलाता है। इस पाठ में जो मुख्य फोकस यही रहा है कि विद्यार्थियों को उत्पादन और जो उत्पादन से संबंधित अन्य धारणाएं हैं उन सब से विद्यार्थियों का परिचय करवाया जाए। तो उत्पादन क्या है? उत्पादन है वस्तुओं के अंदर उपयोगी गुण पैदा करना। हम इसको उदाहरण के माध्यम से कि भाई जब तक हमारे पास पेन है, पेन के अंदर अगर स्याही नहीं है तो वो हमारे किसी काम का नहीं, वो उपयोगी नहीं है, लेकिन अगर उससे हम लिख सकते हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसके अंदर हम नए उपयोगी गुण पैदा कर देते हैं तो वो उत्पादन का काम कहलाएगा। अब आता है उत्पादन के साधन। उत्पादन के हमारे 4 साधन हैं। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 श्रम, नंबर 3 पूंजी, और नंबर 4 उद्यमी। इस पूरे पाठ के अंदर उत्पादन के इन 4 साधनों के बारे में डिटेल से बताया गया है। जो उत्पादन का पहला साधन है वो भूमि है। कोई भी जब हम उत्पादन का कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए, उसी को हम मान लेते हैं कि वो भूमि है। भूमि कैसा साधन है? ये एक स्थिर साधन है। स्थिर यानी कि फिक्स। हमारे बस में नहीं है कि हम भूमि को, कोई रबड़ नहीं है भूमि की, हम उसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है ऐसे हम भूमि को थोड़े ही बढ़ा सकते हैं। भारत का जितना एरिया है, क्षेत्रफल जितना है, वो वही रहेगा। तो भूमि क्या है? हमारा एक स्थिर साधन है। इसके अलावा इसे हम एक प्राकृतिक साधन भी कह सकते हैं। प्राकृतिक साधन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये प्रकृति की देन है। प्रकृति की देन है, ये हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क। प्राकृतिक साधन क्या होते हैं? प्राकृतिक साधन वही साधन होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इनके बदले में हमें कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती। जैसे धूप है, जैसे भूमि है, जैसे पानी है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? प्रकृति की देन है। इसलिए भूमि भी क्या है? हमारा एक प्राकृतिक साधन है। इसके अलावा हमारा दूसरा साधन अब आता है उत्पादन का श्रम। श्रम यानी कि श्रमिक। जो भी काम हम उत्पादन का या कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें भूमि चाहिए, उसके बाद हमें लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए काम की शुरुआत करने के लिए।
तो जो मजदूर, उन्हीं को हम श्रम कहेंगे। ये हमारा उत्पादन का दूसरा साधन है। मजदूर जो काम करते हैं तो उसके बदले में उनको मजदूरी दी जाती है। तो ये हमारा उत्पादन का दूसरा साधन हुआ श्रम। अब आते हैं हम अपने तीसरे साधन पर, पूंजी। उत्पादन के लिए पहले हमें भूमि चाहिए, फिर श्रम चाहिए, इसके बाद तीसरा साधन पूंजी। पूंजी यानी कि जैसे हम कोई भी, जब हम अपना काम शुरू करेंगे, हमने भूमि ले ली, मजदूर लगा लिए, अब को जो भी काम हम कर रहे हैं, मान लिया हम कॉपी बनाने का ही काम शुरू कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए एक जगह चाहिएगी, कोई कमरा वगैरह चाहिएगा, इसके काम करने के लिए मजदूर चाहिएंगे, फिर कॉपियों को बनाने के लिए हमें कोई मशीन वगैरह भी चाहिए। तो वो मशीनें या मशीनगिरी वही हमारी क्या है, एक तरह से पूंजी। पूंजी को हम धन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन धन क्या है, सिर्फ इसकी एक छोटी सी संकुचित परिभाषा होगी। केवल धन पूंजी नहीं होता, पूंजी के अलावा जो मशीनें वगैरह होती हैं वो भी हमारी पूंजी में ही आती हैं। इसलिए हम पूंजी को दो भागों में बांट सकते हैं, एक भौतिक पूंजी और दूसरी कार्यशील पूंजी। भौतिक पूंजी कौन सी होती है? जिसका एक निश्चित आकार होता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कोई भी मशीन, कोई भी वस्तु जिससे हम काम कर रहे हैं। मान लिया हमने कॉपी बनाने की कोई दुकान शुरू की है, फैक्ट्री शुरू करी है, तो उसके अंदर कॉपी बनाने के लिए, स्टेपल वगैरह करने के लिए जो मशीन हम लगाएंगे वो भौतिक पूंजी है। तो मशीनगिरी, जैसे हम खेती करते हैं तो खेती करने के लिए हमें ट्रैक्टर चाहिए, दूसरे उपकरण चाहिए, वो सब किसके अंदर आएंगे? हमारी भौतिक पूंजी के अंदर। इसके अलावा पूंजी का दूसरा हिस्सा है हमारा कार्यशील पूंजी। इसके अंदर हम ले सकते हैं अपनी नकद, जो पैसा है, धन है, उसको ले सकते हैं। तो वो पूंजी के हमारे कितने भाग हो गए? दो भाग, भौतिक पूंजी और कार्यशील पूंजी। भौतिक पूंजी के अंदर हमारी मशीनगिरी आएगी, कार्यशील पूंजी के अंदर हम नकदी को ले सकते हैं, रुपये पैसे को ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा उत्पादन का चौथा साधन। उत्पादन के कितने साधन बताए थे? 4 साधन, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। 3 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा चौथा साधन है उद्यमी। उद्यमी कौन होता है? ये हमारा उत्पादन का सबसे मुख्य साधन है, क्योंकि जो उत्पादन के हमारे पहले 3 साधन थे, भूमि, श्रम और पूंजी, इन तीनों को इकट्ठा करने वाला कौन होता है? उद्यमी होता है। और जोखिम उठाने वाला भी यही होता है। जब भी कोई काम करेंगे, उस काम के अंदर हमें सफलता भी मिल सकती है, असफलता भी मिल सकती है, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। तो वो नुकसान और हानि उठाने वाला बंदा वो कौन है? उद्यमी। तो इन तीनों साधनों को इकट्ठा करने वाला, या हम कह सकते हैं जोखिम उठाने वाला। जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जाम्पल दिया है कि कॉपी बनाने की बात, तो वो भूमि को इकट्ठा करेगा, मजदूरों को लगाएगा, अपनी पूंजी भी लगाएगा, ये सारे काम करने वाला, जोखिम उठाने वाला, वो कौन है? हमारा उद्यमी। तो उत्पादन क्या होता है? वस्तुओं के अंदर उपयोगी गुण पैदा करना या उपयोगिता का सृजन करना, उसे हम उत्पादन कहेंगे। उत्पादन के कितने साधन हैं? उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। भूमि उत्पादन का कैसा साधन है? स्थिर और प्राकृतिक साधन। श्रम यानी कि श्रमिक, मजदूरी। पूंजी 2 तरह की, भौतिक पूंजी और कार्यशील पूंजी। उद्यमी कौन? जो जोखिम उठाता है, उत्पादन के अन्य सभी साधनों को इकट्ठा करता है। जो हमारा पाठ है पालमपुर गांव की कहानी, इस कहानी के अंदर मेन उद्देश्य यही रहा है कि भाई बच्चों को उत्पादन के बारे में बताया जाए। जो गांव है वो कृषि प्रधान गांव है, तो खेती करते हैं ज़्यादातर लोग वहाँ पर। इसके अलावा इस पाठ के अंदर कुछ प्रश्न बनेंगे, जैसे भाई कुछ लोग खेती करते हैं और कुछ लोग खेती नहीं करते। तो प्रश्न बनेगा हमारा, कृषि और गैर कृषि कार्य किसे कहते हैं? तो जो लोग कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो कृषि कार्य हो गए। इसके अलावा जो डेयरी, परिवहन, दुकानदारी का काम करेंगे, वो हमारे गैर कृषि कार्य कहलाएंगे। तो इस पूरे पाठ के अंदर कुछ हमारे प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों को मैंने लिखने की कोशिश की है और मैं अब आपके सामने उन प्रश्नों को ही विस्तार से बताऊंगी। पहला प्रश्न क्या बनेगा हमारा यहाँ पर? कृषि तथा गैर कृषि कार्य किसे कहते हैं? जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि खेती बाड़ी की कार्य, खेत के अंदर फसलों का उत्पादन करना, वो क्या कार्य, कैसे कार्य है? हमारे खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित कार्य हैं। इसके अलावा जो पालमपुर गांव के कुछ आदमी हैं, वो डेयरी का कार्य भी करते हैं, परिवहन का काम भी करते हैं, कुछ लोगों की दुकान भी हैं। तो वो सब कार्य कौन से कार्य कहलाएंगे? हमारे गैर कृषि कार्य। तो इस पाठ में एक प्रश्न बनता है हमारा, कृषि तथा गैर कृषि कार्य किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न को जो मैंने बोला है उसे सुनकर आप लिखेंगे।
इसके अलावा अगला प्रश्न बनता है उत्पादन किसे कहते हैं, जो कि मैंने बड़े अच्छे से डिटेल से आपको बताया है। वस्तुओं के अंदर या कच्चे माल के अंदर उपयोगी गुण पैदा करना। इसके लिए आप मिट्टी का, ईंटों का उदाहरण दे सकते हैं, पेन का दे सकते हैं कि जब पेन हमारे लिखाई के काम आएगा, उपयोगी है, तो वो उत्पादन है। अगर उसके अंदर स्याही नहीं है तो वो हमारे उपयोगी नहीं है। तो किसी भी वस्तु में उपयोगी गुण पैदा करना उत्पादन। उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, ये भी बड़े अच्छे से बताया मैंने। 4 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, और हर एक के बारे में डिटेल से बताया। इसके अलावा अगला प्रश्न बनता है इसमें, प्राकृतिक और मानव निर्मित साधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक साधन अभी बताया था कि भूमि क्या है, हमारा प्राकृतिक साधन, यानी कि जो स्थिर है, जो हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क बिना किसी कीमत के मिलता है। जैसे सूरज से धूप मिलती है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, और ऐसे ही भूमि। तो ये क्या है, हमारे प्राकृतिक साधन। इसके अलावा कुछ साधन हमारे मानव निर्मित साधन होते हैं। मानव निर्मित साधन यानी कि जिसे मानव ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। जैसे हमारी मशीनगिरी, जैसे खेती के लिए हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं, ट्यूबवेल का यूज करते हैं, ये प्राकृतिक साधन नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। तो जो साधन मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं अपने कार्य को आसान करने के लिए, वो कहलाएंगे हमारे मानव निर्मित साधन। अगला प्रश्न बनता है, भौतिक और कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। भौतिक पूंजी यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका एक निश्चित आकार होता है, जैसे कोई भी मशीन। और कार्यशील पूंजी यानी कि जो जिसके अंदर हम धन को, नकदी को या कच्चे माल को गिनते हैं। तो नकदी के रूप में जो होती है, धन के रूप में, पैसे के रूप में, वो हमारी कार्यशील पूंजी कहलाएगी। इसके अलावा अगला प्रश्न, उद्यमी कौन है। उद्यमी कौन है, वही जो जोखिम उठाता है, उत्पादन के तीनों साधनों को इकट्ठा करके उत्पादन के कार्य को शुरू करता है। इसके अलावा इस पाठ में कुछ प्रश्न और भी बनते हैं। बहु फसल प्रणाली किसे कहते हैं, क्योंकि पालमपुर गांव के ज्यादातर लोग खेती का कार्य करते हैं, वो बहु फसल प्रणाली को भी अपनाते हैं। बहु फसल प्रणाली क्या होती है कि एक वर्ष के अंदर एक खेत में एक से अधिक, बहु यानी कि कई, एक खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलों का उगाना क्या कहलाएगा, बहु फसल प्रणाली। अगला प्रश्न बनेगा इस पाठ में, हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो हरित क्रांति, ये अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। हरित क्रांति क्या है, ये 1960 के दशक में आई थी। कब आई थी, 1960 के दशक। मैंने दशक शब्द का यूज किया है, यानी कि 60 से 70 का 10 साल का टाइम है ये। मेन अगर हम इसका ईयर देखें तो वो 67 है, 67-68 में आई थी। हरित क्रांति क्या थी कि इस जो दशक है, ये 1960 से 70 का दशक है, इसमें खेती के लिए, विशेष तौर पर गेहूं और चावल की खेती के लिए सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए थे। क्या कदम उठाए गए थे कि भाई HIV सीड्स, HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, अधिक उपजाऊ क्षमता वाले बीजों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा रासायनिक खाद और उर्वरक आदि का प्रयोग करके जो खाद्य पदार्थ है हमारे, विशेष तौर पर गेहूं और चावल, लेकिन गेहूं की फसल में ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। तो गेहूं की फसल में, खाद्यान्नों में एकदम से 1960 और 70 में काफी वृद्धि हुई थी। ये वृद्धि क्यों हुई, HYV सीड्स के कारण, रासायनिक और उर्वरकों का प्रयोग करने के कारण जो खाद्यान्नों में एकदम से बहुत अधिक वृद्धि हुई, उसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति कब आई, 1960 से 70 के दशक में। क्यों आई, क्योंकि सरकार के द्वारा हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग किया गया, रासायनिक और उर्वरकों का प्रयोग किया गया, और इस वजह से खाद्यान्न में विशेष वृद्धि हुई, उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। इसके अलावा पाठ में एक प्रश्न और भी बन सकता है, खरीफ और रबी की फसलें। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, जो गर्मी के मौसम में बोई जाती हैं। रबी यानी कि जो सर्दी, इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि खरीफ यानी कि गर्मी, 3 शब्द हैं। गर्मी की ऋतु के अंदर जो बोई जाएंगी फसलें, वो खरीफ की। रबी यानी कि जो सर्दी में बोई जाती हैं। अब जो जैसे गेहूं की कटाई चल रही है, ये रबी की फसल है, रबी की फसल की कटाई चल रही है। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंदर हमारे ये कुल 8 प्रश्न बनते हैं, और मैंने कोशिश की है कि पूरे पाठ के अंदर से सारे प्रश्नों को निकालने की कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा पाठ आज का समझ में आया हुआ होगा। तो ये था हमारा आज का पाठ, पालमपुर गांव की कहानी। थैंक यू।